नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्सा द तासी। तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने ये कथन कहा है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोविंद नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोविंद नारायण मिश्र। ये एक ऐसे निबंधकार माने जाते हैं जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? ये कथन भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन माना जाता है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ये कथन किसका माना जाता है? तो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू आर्नल्ड। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पाश्चात्य विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड का ये कथन माना जाता है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये कथन किसका माना जाता है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये कथन किसका माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है।
तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉलरिज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कॉलरिज का ये कथन माना जाता है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शैली। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, शैली का ये कथन माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो आलोचना को कला की सजगता किस विद्वान ने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिडिल्टन मरे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मिडिल्टन मरे का ये कथन माना जाता है, आलोचना को कला की सजगता। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंता एक क्या है? वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सही शब्द को चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधी। तो चिंता एक आधी है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी कही है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी कही है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए ये टिप्पणी कही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंडी प्रसाद सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये लिखा गया था 1886 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। युवराज की यात्रा लिखा गया था 1886 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक। तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक माने जाते हैं। तो आपका बी और सी दोनों यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग पहले किसने किया था? तो रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, उनका नाम क्या है या उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं मानी जाती? तो स्वच्छंदतावाद का विशेषता कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में रचना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो है ब्रज भाषा की रचना ये नहीं मानी जाती, बाकी प्रकृति पर्यवेक्षण ये सही है, प्रेम चित्रण ये भी सही है, और कथा गीत प्रयोग ये भी बिल्कुल सही है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कल्पना व्यापार का महत्व। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कल्पना व्यापार का महत्व ये जो है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं मानी जाती, बाकी बाह्य भावावेग पर बल ये सही है, व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल ये भी सही है, और मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल ये भी सही है, परंतु आपका कल्पना व्यापार का महत्व ये आपका गलत है। तो आपका ए, सी और डी यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने जाते हैं? तो इनमें से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वीरेंद्र मिश्र जो हैं ये नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है ये हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नानक दर्शन का सार तत्व किसमें मिलता है? तो नानक दर्शन का सार तत्व किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जपू जी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जपू जी। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अद्वैतवाद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। गोस्वामी तुलसीदास जो है ये अद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका नेट में भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अद्वैतवाद के अनुसार इसका तात्पर्य क्या है? तो अद्वैतवाद का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीव और ब्रह्म एक हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जीव और ब्रह्म एक हैं। ये अद्वैतवाद की विशेषता मानी जाती है या इसका अर्थ माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में जो है विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं और सूची नंबर 2 में आचार्यों के नाम। तो कौन सा दर्शन किस आचार्य के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद जो है ये किस आचार्य के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वल्लभाचार्य। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। फिर अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के आचार्य हैं शंकराचार्य। फिर विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। और फिर द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के लेखक हैं मध्वाचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य हैं वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के आचार्य हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य हैं रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के आचार्य हैं मध्वाचार्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय माना जाता है? तो द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्वाचार्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वल्लभाचार्य जो है ये शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत के आचार्य का नाम क्या है? तो विशिष्टाद्वैत के आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। फिर द्वैतवाद के आचार्य माने जाते हैं मध्वाचार्य। फिर शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य माने जाते हैं विष्णु स्वामी। और द्वैताद्वैतवाद के आचार्य माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। तो विशिष्टाद्वैत के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के आचार्य हैं मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य हैं विष्णु स्वामी और द्वैतवाद के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। तो बंगाल में सबसे पहले भारत में पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रंगपीठ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रंगपीठ। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपथ्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नेपथ्य। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सात्विक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, सात्विक। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका माना जाता है? तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, तो ये कथन किसका माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जयशंकर प्रसाद का ये कथन माना जाता है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। 1965 में आयोजित कथा समारोह में किनका जेबी आलोचक कहा गया है? तो 1965 में आयोजित कथा समारोह में किनको जेबी आलोचक कहा गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनंजय वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, धनंजय वर्मा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? तो राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति जो है किस कहानी के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गदल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति जो है वो गदल कहानी के अंतर्गत आती है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में विभिन्न प्रकार के काल हैं और सूची नंबर 2 में कौन से कवि किस काल के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आदिकाल। तो आदिकाल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
अमीर खुसरो। तो आदिकाल के अंतर्गत अमीर खुसरो आते हैं। इसके बाद भक्तिकाल, तो भक्तिकाल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। फिर रीतिकाल, तो रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं आलम। और फिर आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी है। और ये प्रश्न दो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में, और फिर पूछा गया यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है भरत मुनि ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहले अभिनेता, फिर कथावस्तु और फिर रस। तो ये तीन जो हैं ये नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक के तीन महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो इसे जानना आवश्यक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसास्वादन। तो लोकमंगल और रसास्वादन जो है ये नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1833, 1833। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 में। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कौन सा रहा है? तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीरामपुर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्रीरामपुर। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको सही आरोही क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले जो है छायावाद, इसका समय माना जाता है 1918 से 1938। उसके बाद प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद का जो समय है वो माना जाता है 1936 से 1943। फिर प्रयोगवाद का समय माना जाता है 1943 से 1953। और फिर नई कविता का समय माना जाता है 1953 के बाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो निबंध को गद्य की कसौटी किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन माना जाता है, निबंध को गद्य की कसौटी जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका माना जाता है? तो यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलचट्टा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो तिलचट्टा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षस। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि तिलचट्टा किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में और इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काल चक्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, काल चक्र। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कला और संस्कृति। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कला और संस्कृति। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में, कला और संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मांसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है ये मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि ने
किया था। तो फिर से पढ़ते हैं। भक्तिकाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरणगुप्त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो वो हैं मैथिली शरणगुप्त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। धनिया, झुनिया, गोबर, होरी, ये जो हैं ये गोदान उपन्यास के पात्र माने जाते हैं और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, तो उनमें जो पात्रों के नाम हैं ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुए थे, तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जैसे धनिया हो गया, झुनिया, इसके अलावा गबन के जो पात्र हैं जालपा, रमानाथ, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, तो क्यों रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशकार के रूप में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रामचंद्र वर्मा जो हैं ये कोशकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रामधारी सिंह दिनकर। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई है, परंतु रामधारी सिंह दिनकर का नहीं मनाया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक का नाम क्या है? तो आर्य समाज के संस्थापक का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद जो हैं ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है आर्य समाज का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो हिंदी को
आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, दयानंद सरस्वती। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरि प्रसाद द्विवेदी जो है ये वियोगी हरि का वास्तविक नाम है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। इस बार पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2010 में। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था हरि प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या था? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दोनों पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है। तो वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर सी, हरि प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार माना जाता है? तो इनमें से कौन सा कवि सतसईकार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वियोगी हरि जो है ये सतसईकार माने जाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? तो किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो सतसई और काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन आते हैं, या कौन से विद्वान आते हैं, कौन से लेखक आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वियोगी हरि। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वियोगी हरि जो है ये सतसई और काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले विद्वान माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जय शंकर प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जय शंकर प्रसाद जो है ये कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम माना जाता है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में, और फिर पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2003 में। तो कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जय शंकर प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। इस बार पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जय शंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, जय शंकर प्रसाद। त्रिशूल उपनाम किसका माना जाता है? तो त्रिशूल उपनाम जो है किस कवि का या किस
साहित्यकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है, इनका उपनाम माना जाता है त्रिशूल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो इनके दो उपनाम हैं, सबसे पहले स्नेही और फिर त्रिशूल। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण कविरत्न। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सत्यनारायण कविरत्न जो है, ये ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम माना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है, ये एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। इस बार पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2016 में। तो हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि को माना जाता है? तो ये माना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी में, फिर पूछा गया जीआईसी में और फिर पीजीटी में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है फिर से, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? इस बार पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। राष्ट्र काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक का नाम क्या है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, ये पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक माने जाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामाचरण पद्धति। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामाचरण पद्धति जो है, इसमें रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है,
तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? तो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हनुमान बाहुक जो है ये गोस्वामी तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है, उसका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 279। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 279। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और यहां से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जो है ये अमीर खुसरो का पूरा नाम है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो ये किया था जलहण ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा किस कवि की माता का नाम था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो नीरू इनके पिता का नाम था और नीमा इनकी माता का नाम। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। कबीरदास की मृत्यु कहां हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु कहां हुई थी?
तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, मगहर में। तो मगहर नामक एक स्थान में कबीरदास की मृत्यु हुई थी और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेख तकी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास किस शासक के समकालीन माने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासक में किसके समकालीन थे? पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और फिर पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 9 से 27 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1520। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। कवित कहियो दोहा कहियो तुले ना छप्पय छंद बिरचेयो यहे बिचारी के यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी मानी जाती हैं? तो कवित कहियो दोहा कहियो तुले ना छप्पय छंद विरचेयो यहे विचारी के यह बखे रसकंद। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रहीम। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका का नाम क्या है? तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बंग महिला, या इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष जो है ये बंग महिला का पूरा नाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, राजेंद्र बाला घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र बाला घोष। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। फरिश्ते निकले कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो फरिश्ते निकले कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेला बहू। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरति भनिति भूति भली सोई
सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है? तो फिर से पढ़ते हैं। किरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकमंगल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, सबसे पहले 2005 और फिर 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा है? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कथन किस पात्र ने कहा है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलिया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कार्नेलिया ने ये कथन कहा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और ये कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत आता है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और ये कहा है कार्नेलिया ने। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति के अंतर्गत आता है? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी के किस कृति के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये प्रश्न जो है 3 बार पूछा गया है। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। और इस बार ये प्रश्न पूछा गया है नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो उस नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो यहाँ पर एक कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी मानी जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इरावती जो है ये उपन्यास के अंतर्गत आती है, न कि कहानी के अंतर्गत। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। बाकी कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, ये बिल्कुल आपका सही है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, ये भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह माना जाता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आपका ए, बी और सी जो है ये तीनों सही है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके लिए कहा गया है और किसने कहा है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियाँ किसके लिए कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियाँ किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा आज हमने की।
आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर के भी क्लासेस कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब तक हमने जो है हिंदी ग्रामर के कई टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा हमने की है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे इसको कंटिन्यू कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।